नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी हम लोग गांधी युग गांधी एज मतलब आफ्टर 1919 के बाद का युग। अभी हम लोगों ने कल अपनी लास्ट क्लास में चंपारण आंदोलन को डिस्कशन किया था, खेड़ा सत्याग्रह को डिस्कशन किया था, अहमदाबाद नील आंदोलन को डिस्कशन किया था। ये बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किए थे और आज हम लोग जो है वो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन को डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक हम प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और आप पीडीएफ को पढ़ें और वीडियो को देखें। आपको 100% हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बिना देर किए बस मैं अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखो। ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आग लगा देने वाला हो और तुरंत जो है ख़त्म कर देने वाला हो, बहुत ही वो हो ना, कुछ नहीं। सीधा सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने से संबंधित हैं, जो आपके काम की हैं, वही मेरे पास हैं। ऐसा एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर सकता जो कि एकदम तूफ़ान वाला हो, कतई धरती तोड़ दे, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। बस नॉर्मल सा ऐसा है कि जो एसएससी और आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस इन सब एग्ज़ाम के लिए जो है वही मेरे पास है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। रोलेट एक्ट, सबसे पहले रोलेट एक्ट 1919। हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, हम लोग रोलेट एक्ट 1919 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट था क्या? देखिए, एक्ट का मतलब होता है कानून, और एक्ट कौन बनाती है? हमारे देश के लिए एक्ट बनाने का काम है संसद का। कानून बनाने का, वर्तमान में हमारे देश के लिए कानून बनाने का कार्य जो है वो संसद करती है। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक बड़ा फेमस कानून आया था CAA, जिसको कहते थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह का कानून के द्वारा संसद राज्य देश में कुछ नया, कुछ परिवर्तन करती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रोलेट एक्ट 1919। देखो बेटा, रोलेट एक्ट 1919, नाम इसका 1919 जरूर है, लेकिन रोलेट एक्ट की कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। रोलेट एक्ट की कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज सरकार ने, आप प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया था, और इसमें ये कहा था कि भैया हम प्रथम विश्व युद्ध में बिजी हैं, हम प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, हम प्रथम विश्व युद्ध में क्या हैं, इंगेज हैं, उसको लेके बहुत टेंशन में हैं। इसीलिए देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, इसीलिए भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन करता है तो बेटा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक बात से बताऊं, हम लोग रोलेट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं और रोलेट एक्ट में पहली चीज़, रोलेट एक्ट को भूलते हुए हम पहली चीज़ ये देख रहे हैं कि 1915 में ब्रिटेन सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बनाया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन सरकार ने ये कहा था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में अभी बिजी हैं, इसीलिए हम प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, इसीलिए कोई भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन न चला। अगर ऐसा कोई कार्य करता
करता है तो हम उसके प्रति कठोर कार्रवाई करेंगे। खैर कोई बात नहीं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास हो गया। अब उसके बाद ये एक्ट जो है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वो प्रथम विश्व युद्ध के 6 महीने बाद तक, ये प्रथम विश्व युद्ध के 6 महीने बाद तक चलना था। इस एक्ट की, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जो सीमा थी, समय सीमा थी, जो टाइम पीरियड था, वो प्रथम विश्व युद्ध के 6 महीने बाद तक का था। और आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है, 11 नवंबर 1918 को। और 11 नवंबर 1918, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई 1919 तक ये एक्ट समाप्त हो जाना था। मई 1919 तक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट समाप्त हो जाना था। अच्छा, अब क्या होता है, अंग्रेज ये देखते हैं कि भैया अच्छा खासा विश्व युद्ध निपट गया, कोई क्रांतिकारी आंदोलन किसी प्रकार का नहीं हुआ, लेकिन अब क्या होगा, अब बेटा क्रांतिकारी आंदोलन होगा। और हमने प्रॉमिस भी किया था, हमने वादा भी किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे। तो डेमोक्रेसी प्राप्त करने के लिए, लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए भारत के लोग 100% अब राष्ट्रवादी आंदोलन करेंगे। और इस राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत पड़ेगी। इस राष्ट्रवादी का आंदोलन को रोकने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और यही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा से अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया। और यही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का थोड़ा चेंज वाला प्रारूप जो है, थोड़ा परिवर्तन वाला प्रारूप जो है, वो रोलेट एक्ट कहलाता है। ये बात थी रोलेट एक्ट की। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिएगा, अंग्रेज और चौकन्ने क्यों हो गए थे, उसका कारण ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन इतना खतरनाक हो रहा था अंग्रेज़ों के लिए, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब एक मंच पे आ गए थे और सबने अपना मन बना लिया था कि अब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेज़ों के अंदर एक भय थी, इसीलिए वो रोलेट एक्ट जो है वो लेकर के आए। अब देखिए, रोलेट एक्ट हम देख रहे हैं, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कुछ मॉडिफाई करके दोबारा से लागू किया गया। क्या लागू किया गया था, तो सुनिए, 1917 में, 1917 में जस्टिस रोलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1917 में जस्टिस रोलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में बेटा 4 अन्य सदस्य भी थे। आप इस पर नोट्स बनाइए, लिखते चलिएगा। इसमें 4 अन्य सदस्य भी थे। पहले थे बेसिल स्कॉट। और ये बेसिल स्कॉट कौन थे, ये बेटा जो है वो मुंबई के जो है चीफ जस्टिस, मुंबई के मुख्य न्यायाधीश थे, बेसिल स्कॉट। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरे जो थे उनका नाम था कुमार स्वामी शास्त्री। ये जो कुमार स्वामी शास्त्री थे, ये इसके सेकंड मेंबर थे। और ये जो हैं वो मद्रास हाई कोर्ट में क्या थे, वकील थे। मद्रास हाई कोर्ट में वकील थे कुमार स्वामी शास्त्री। ये रोलेट सिडनी थे जो थे वो अध्यक्ष थे इसके ये पहले सदस्य जो थे वो थे बेसिल स्कॉट, दूसरे सदस्य जो थे वो थे कुमार स्वामी शास्त्री। तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था प्रभात चंद्र मित्र। और ये प्रभात चंद्र मित्र जो हैं, और ये जो प्रभात चंद्र मित्र जो हैं, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। ये सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है वो वकील थे।
और एक अंग्रेज सदस्य और थे जिनका नाम था वर्ने लावाइट। ये वर्ने लावाइट और थे, और ये जो वर्ने लावाइट थे ये उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के सदस्य थे। ये 5 सदस्य थे इस सिडनी कमेटी भी कहा जाता है, इसे सैडनिक या सिडनी कमेटी भी कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में थोड़े परिवर्तन के साथ लागू करने के लिए 1917 में रोलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग में 4 सदस्य थे। वेसल स्कॉट मुंबई के मुख्य न्यायाधीश, कुमार स्वामी शास्त्री मद्रास हाईकोर्ट के वकील, प्रभात चंद्र मित्र कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील, वर्ने लावाइट ये यूपी राजस्व बोर्ड के सदस्य थे। अच्छा साहब, ये बन जाते हैं। अब 1918 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। 1918 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में क्या कहा? इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि रिपोर्ट दी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने, गोरी सरकार ने 18 मार्च 1919 को एक कानून पास किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनिएगा, ये एक कमेटी बनी थी 1918 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार ने 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास किया, भारत में रोलेट एक्ट को लागू किया। नाम इसका रोलेट एक्ट है, लेकिन वास्तव में इसका नाम जो था वो था एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एक्ट, एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट, एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट, ये इसका वास्तविक नाम था। अच्छा, अब सुनिएगा इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट में प्रावधान क्या थे, इसके प्रावधान क्या थे? तो पहला प्रावधान सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ ये थी कि यदि कोई व्यक्ति राजद्रोह का किसी व्यक्ति पर शक हो जाए, कि ऐसा शक हो जाए कि कोई व्यक्ति राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ है, ऐसा शक हो जाए कि कोई व्यक्ति राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ है, और राजद्रोह के ऐसा शक हो जाए, संदेह हो जाए कि कोई व्यक्ति राजद्रोह के मामलों में लगा हुआ है। और शक और संदेह का आधार क्या था? अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पोस्टर मिल गया और जिस पे लिखा हुआ था वंदे मातरम, बस आप पे शक हो गई, आपको जेल जाना है। आपके यहाँ कोई ऐसी बुक मिल गई, किताब मिल गई जो कि आंदोलनकारी हो, जैसे 1857 की क्रांति वीर सावरकर साहब ने लिखी है, वो वाली किताब आपके यहाँ मिल गई, समझ लीजिए आप पे क्या चलेगा? केस चलेगा। आपने राजद्रोह के केस जो है, आपने राजद्रोह का प्रयास किया है। यानी शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना, काय काम के लिए? राजद्रोह के कार्यों के लिए। और शक के बहुत सारे साधन हो सकते थे। अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं। पहला प्रावधान इस रोलेट एक्ट के अंदर ये था कि कोई व्यक्ति जो है ऐसा शक हो जाए, संदेह हो जाए कि वो राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ है, तो उसे रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे रोलेट एक्ट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अच्छा, अब ऐसे मामले की सुनवाई एक गुप्त न्यायालय के द्वारा, जिसमें 3 जज होते थे, एक गुप्त न्यायालय के द्वारा ऐसे मामले की, यानी रोलेट एक्ट की सुनवाई करते थे। सामान्य न्यायाधीश, सामान्य अदालतें इस केस की सुनवाई नहीं करती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि भारत के लोग निर्दोष साबित होंगे, वो बाहर छूट जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि इस रोलेट एक्ट के तहत हम जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे उसकी सुनवाई एक गुप्त न्यायालय में
3 न्यायाधीश करेंगे। और कौन से 3 न्यायाधीश होंगे, राम जाने। और उन्होंने जो कह दिया वही सही है, और उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल या अनिश्चित काल के लिए, वैसे आपके पेपर में आ जाए कि रोलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए जेल भेजा जा सकता था, तो वो है 2 साल। 2 साल तक के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता था, ऐसा वाला। चलिए खैर, इस एक्ट के तहत या इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए यानी अनिश्चित काल तक के लिए जो है वो जेल भेजा जा सकता था, ऐसा प्रावधान इसके अंदर था। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि इसने जो अपना डिसीजन दिया है, इसने जो अपना कानून दिया है, इस गुप्त न्यायालय ने जो अपना कानून दिया है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हम किसी अन्य न्यायालय नहीं जा सकते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि सीधे सीधे जेल जाना। अच्छा, और जो इसके अंदर जिस व्यक्ति को इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यानी पहली चीज़, इस एक्ट के तहत हम किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे। हम अपनी बात या अपनी दलील भी प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। और तीसरी चीज़ बेटा, हम अपने बचाव के लिए एक वकील भी नहीं रख सकते थे। हमें ये छूट नहीं थी कि हम एक वकील रखें। इसीलिए बेटा इसे गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला काला कानून कहा है। बिना दलील वाला काला कानून कहा है। बेटा ये चीज़ है, बिना दलील वाला काला कानून कहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब इसके विरोध में जरा सुनिएगा रोलेट एक्ट के बारे में दोबारा से। ये रोलेट कमेटी थी, इसने 1918 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 18 मार्च 1919 को ब्रिटेन सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया। रोलेट एक्ट में प्रावधान क्या था, यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाए या शक हो जाए तो उसे कि वह व्यक्ति राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ है। राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ मतलब कोई भी वस्तु ऐसी घर से मिल जाए जो कि आप बाहर गए थे, आप समोसा लेके आए और उसमें जो है समोसे के दोने में और जो है किसी क्रांतिकारी की फ़ोटो लगी थी बस, और वो दोना आपके घर से मिल गया, पुलिस बस उठा के ले जाएगी, ऐसा। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शक के आधार पर, संदेह के आधार पर ये शक हो जाए कि कोई व्यक्ति राजद्रोह के कार्यों में लगा हुआ है, बस उस पर क्या लगा दिया जाता था, रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट के अंदर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और ऐसे व्यक्ति की सुनवाई एक गुप्त न्यायालय के द्वारा की जाती थी, जिसमें 3 न्यायाधीश बैठते थे और इस न्यायालय के द्वारा अधिकतम 2 साल की सजा दी जाती थी। अच्छा, इसे गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला काला कानून कहा है। अब साहब, इस कानून के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला फर्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, इस कानून के अगेंस्ट गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह, राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह, देखो बेटा, जो चंपारण सत्याग्रह था, जो खेड़ा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल आंदोलन था, ये सब ऐसे आंदोलन थे जिनसे गांधी जी अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेता के रूप में उभर कर आए थे। लेकिन रोलेट आंदोलन जो था, रोलेट एक्ट जो था, इसके विरोध में जो सत्याग्रह हुआ वो पहला ऐसा सत्याग्रह था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर था। जरा देखिएगा, गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसे हम लोग रोलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं? रोलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसके लिए बेटा एक सत्याग्रह सभा, एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। कहाँ? मुंबई में। सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई मुंबई में।
कब की गई? 24 फरवरी 1919 को। दोबारा से सुनिएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम रोलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो कि राष्ट्रीय स्तर पे था। इससे पहले तो सब छोटे छोटे थे। अच्छा, फिर इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह सभा नामक संस्था की स्थापना की। वैसे मैं आपको बताऊं, ये सत्याग्रह सभाएं अलग अलग होती थी। लखनऊ में हो रही है सत्याग्रह सभा, लखनऊ में भी अलग अलग हो रही है, आलमबाग में अलग हो रही है, हजरतगंज में अलग हो रही है, और जानकीपुरम में अलग हो रही है, गोमती नगर में अलग हो रही है। तो इस तरह से तो 24 फरवरी 1919 की बात है, जब ये फरवरी 1919 को जब इस सत्याग्रह सभा की स्थापना मुंबई में की गई। खैर, अच्छा, अब गांधी जी ने ये प्लान बनाया, कहा भैया ये कानून तो बहुत बुरा है, मतलब तुम किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उठा लोगे, और नहीं शक हो रही है, शक का कोई देखो दायरा नहीं होता है। दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है शक, उसका कोई दायरा नहीं होता। आप बिल्कुल दिन भर सोचते रहिए, करते रहिए, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, हम बस बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट क्या? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। हम कोई भी विदेशी वस्तु खरीदेंगे नहीं, विदेशी सामान भी नहीं खरीदेंगे, और हम क्या करेंगे? पूरा देश बंद रखेंगे, हम असहयोग करेंगे, हम किसी भी बात में अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए, सब कुछ बंद हो गया और पूरा देश एकदम से थम गया। अच्छा, लेकिन भैया उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 का दिन है जब पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। बड़ी हड़ताल का, ये अप्रैल का फर्स्ट वीक, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का समय जो है वो बहुत ही शानदार समय है। इस समय में गांधी ने कहा, लोगों ने किया, गांधी ने कहा, लोगों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता भी एकदम चरम पे थी, और ये जो है अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। अच्छा, 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में भारत में एक हड़ताल का आयोजन किया गया। अच्छा, इस हड़ताल को और तेज़ी से लागू किया जाए, इस हड़ताल को केंद्र से किया जाए, केंद्र में जाके इसका नेतृत्व किया जाए, इसीलिए 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली से उनको पंजाब जाना था। पंजाब में ये बवाल कुछ ज़्यादा हुआ। पंजाब में बवाल कुछ ज़्यादा होने के 2 कारण हैं। एक तो समय कुछ फिक्स नहीं हो पाया, अफवाह फैल गई, तो आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल को शुरू होना था, अप्रैल में शुरू होना था, और वो 30 मार्च को ही शुरू हो गया। वहाँ आगाजनी होने लगी, बड़े लेवल पे आंदोलन होने लगा। पंजाब में क्या किया गया? पहले ही मार्शल लॉ लगा दिया गया, 12 मार्च को ही जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया। गांधी जी को दिल्ली जाना था, दिल्ली से पंजाब जाना था, लेकिन उन्हें क्या किया गया? पलवल यानी हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया। पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया कि भैया तुम न जाओ, अगर तुम जाओगे तो हो सकता आंदोलन और तीव्र हो जाए। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को बेटा पंजाब के 2 फेमस नेता, और पंजाब के 2 फेमस नेता कौन थे? एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो हैं बहुत ही बढ़िया नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। स्वर्ण मंदिर की जब हमारे देश में आंदोलन चल रहा था, कौन सा?
असहयोग आंदोलन, तो स्वर्ण मंदिर की चाबियां इनको दे दी गई थी और इनसे ही कहा गया था कि आप ही को खोलना है, आप ही को इसका संचालन करना है। मैं बता रहा था 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बेटा इस गिरफ्तारी के विरोध में 12 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग होती है। 12 अप्रैल 1919 को क्या मीटिंग होती है? मीटिंग ये होती है 12 अप्रैल 1919 को कि भैया हमारे 2 नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे कहाँ? अमृतसर के, और अमृतसर में भी कौन सा स्थान? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक आंदोलन का, एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन करेंगे। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, प्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहा गया, और इस गिरफ्तारी के विरोध में 12 अप्रैल 1919 को ये डिसाइड हुआ, लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। लोगों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार इस सम्मेलन में 7 से 10,000 तक लोग जो है वो उपस्थित हुए। बैसाखी का दिन था, स्वर्ण मंदिर भी बहुत सारे लोग आए थे, और वही लोग जो है वो क्या किए, जलियांवाला बाग में भी आए। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा क्षेत्र था जो कि चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था और एक ही तरफ से इसका एंट्रेंस था। यहाँ लोग सम्मेलन प्रारंभ करते और शांति से सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन होता है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये खबर जो है वो अंग्रेज सरकार को लग जाती है, अंग्रेज सरकार को ये बात पता चल जाती है। अंग्रेज सरकार का उस समय जो पंजाब में अधिकारी था, देखिए उस सबने नाम सुना है, उसका नाम डायर था। आप ध्यान रखिएगा, हमारे देश में उस समय 2 डायर थे, एक था आर डायर, एक था ओ डायर। आर डायर रेजिनोल्ड डायर, आर डायर मतलब रेजिनोल्ड डायर। ओ डायर जो है वो इसका, ओ डायर जो है वो बॉस था इसका, और वो एक तरह से सेना का सीनियर अफसर था। रेजिनोल्ड डायर जो है वो पंजाब में लेफ्टिनेंट जनरल था और वो ओ डायर का जूनियर था। ये रेजिनोल्ड डायर जो है वो आता है और हवाई जहाज से एक सर्वेक्षण करता है कि लोग कितने हैं, और इसने सिर्फ अपनी इमेज, इसने अपनी बस ईगो की बात बना लिया इसको कि यहाँ लोग इकट्ठा क्यों हैं। ये आता है हवाई जहाज से एक दौरा करता है, और दौरा करने के बाद अपनी ऑफिस जाता है, अपनी सेना लेता है, और यहाँ आके गोली चलाने का, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सिर्फ गोली चलाने का आदेश देता है। बेटा ऐसा कहा जाता है कि इसने 1650 राउंड गोलियां चलवाईं, और ये गोलियां तब तक चलवाईं जब तक के कारतूस ख़त्म नहीं हो गए। इसी काले दिन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1650 राउंड गोली चलाने के बाद जलियांवाला बाग का सीन कैसा रहा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अप्रैल महीना गर्मी का महीना होता है, गोली लगने के बाद लोग पानी के लिए तड़पते रहे पूरी रात, क्योंकि 4:30 बजे का समय था। पूरी रात पानी पानी आवाज़ की जो है लोग आवाज़ देते रहे, और कितने सारे लोग थे जो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे। उसमें कहा क्या जाता है, आप भी देखिएगा, जलियांवाला बाग में एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें जो है वो क्या हुए, वो कूद गए, लाशों के ढेर लग गए एकदम से। अच्छा, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हो जाता है।
उसके बाद पूरे देश, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ को और सख्त कर दिया जाता है। लोगों को अलग अलग तरीके से और प्रताड़ित किया जाता है। और इसके बाद, इस हत्याकांड के बाद एक सरकारी रिपोर्ट आई, और इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में केवल 379 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और 1200 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। इस हत्याकांड के विरोध में हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। पहली चीज़ आप समझिएगा, इस हत्याकांड के विरोध में भारतीयों ने क्या किया। पहली चीज़, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने वो क्या किया, अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी। अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पर बड़ा लिखा है। फिर उसके बाद बेटा, जैसे आज हमारे देश का शासन देखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री अलग होता है, विदेश मंत्री अलग होता है, गृह मंत्री अलग होता है। सेम ऐसे ही पहले शासन देखने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एकमात्र भारतीय सदस्य थे। यानी जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के एकमात्र भारतीय सदस्य थे, जिनका नाम था के शंकर नारायण। और के शंकर नारायण ने भी अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। के शंकर नारायण ने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, और के शंकर नारायण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, विरोध को देखते हुए, जब विरोध बहुत ज़्यादा हुआ तो विरोध को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने एक हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग, इसे हंटर आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम हंटर। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम हंटर। हंटर आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग में जो है वो 3 भारतीय सदस्य भी थे। टोटल सदस्यों की संख्या थी 8, और 3 भारतीय सदस्यों में कौन कौन था? तो वो थे आपके चमनलाल सीतलवाड़। चमनलाल सीतलवाड़ जो हैं वो मुंबई विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों में पहले थे आपके चमनलाल सीतलवाड़, और ये चमनलाल सीतलवाड़ जो हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे मुंबई विश्वविद्यालय के। दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था सुल्तान अहमद, और सुल्तान अहमद जो हैं वो ग्वालियर के राजा के वकील थे, यानी सुल्तान अहमद, और ये ग्वालियर के राजा के वकील थे। एक और सदस्य थे जिनका नाम था, सुल्तान अहमद के बाद एक और सदस्य थे जगत नारायण, और जगत नारायण जो हैं वो यूपी विधान परिषद के सदस्य थे। हंटर आयोग आया, हंटर आयोग ने इंक्वायरी की, और इसने देखा कि बड़े लेवल पर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, जनरल आर डायर ने बड़े लेवल पे ऐसा काम किया जो कि बहुत ही निंदनीय है, जिसकी निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं। ये हंटर आयोग अपना कार्य कर ही रहा था, तभी ब्रिटेन सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट पास किया, और जनरल डायर को बीच में ही बर्खास्त करके उसे लंदन भेज दिया गया।
हालांकि लंदन की सरकार ने, लंदन पार्लियामेंट ने उसको दोषी माना, लेकिन उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में जैसे हमारे देश में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, सेम ऐसी ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या किया, इस जनरल डायर को सम्मानित किया, इसे ब्रिटेन साम्राज्य का शेर बताया, इसे ब्रिटेन साम्राज्य का रक्षक बताया, और उसके बाद इसे 1200 पाउंड जो है इनाम दिया, 1200 पाउंड का इनाम दिया। 2 तलवार इसको गिफ्ट की, प्रतीक चिन्ह के रूप में, विजय के प्रतीक चिन्ह के रूप में 2 तलवार इसके लिए गिफ्ट की। लंदन में एक फेमस समाचार पत्र छपता है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट। लंदन में एक समाचार पत्र छपता है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट। इस मॉर्निंग पोस्ट ने जो है इसके लिए, किसके लिए, जनरल डायर के लिए क्या किया था, जनरल डायर के लिए ब्रिटिश की जनता से पैसे फंड इकट्ठा करना प्रारंभ किया, और उसने 3000 पाउंड इसके लिए जो है वो कलेक्ट किया था, 3000 पाउंड। खैर, अब उसके बाद भारत में कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। अंग्रेजों ने जो किया था वो हंटर आयोग था, और भारतीय कांग्रेस ने जो किया था वो थी तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। दोबारा से सुनिएगा, जैसे अंग्रेजों ने भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में, वैसे ही कांग्रेस ने इसके लिए तहकीकात कमेटी का गठन किया था, और जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक रूलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोनों टॉपिक हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, और हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक कौन सा है, खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट, नाम समझ रहे हैं, खिलाफ क्या होता है, किसी के अगेंस्ट हो जाना, किसी के खिलाफ हो जाना है। आप अक्सर समाचार पत्रों में देखते हैं कि जो है विपक्ष खिलाफ हो गया, ये खिलाफ हो गया, तो क्या खिलाफ का मतलब अगेंस्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये खिलाफत आंदोलन की जो नींव पड़ती है, फिर खिलाफत आंदोलन की जो चलना प्रारंभ करता है ये खिलाफत आंदोलन, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध देखो बेटा, आप सब वाला को पता है कि 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है, ये इसकी स्टार्ट डेट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और उसके बाद 11 नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है और 11 नवंबर 1918 तक जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें दो शक्तियाँ थी, दो पावर थी, दो पार्टियाँ थी। एक थी अलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। एक थी अलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। हिंदी में एक तरफ थे मित्र राष्ट्र अलाइड पावर और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर को कहा गया है धुरी मेंबर या धुरी सदस्य। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, सेंट्रल पावर, धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर।
जो अलाइड पावर थी यानी जो मित्र शक्ति थी, उनमें आपका कौन कौन सा था? उनमें पहले नंबर पे था इंग्लैंड, दूसरे नंबर पे था आपका जापान। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली। रूस, फ्रांस, ये वाले देश थे। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था साहब? तो इनमें नंबर 1 पे था जर्मनी, दूसरे नंबर पे था हंगरी, तीसरे नंबर पे था ऑस्ट्रिया, और चौथे नंबर पे जो इसका सदस्य था वो था आपका इसी धुरी राष्ट्र का, वो था ऑटोमन साम्राज्य। पहले आप इतनी बात सुनिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ है। इनमें दो देश थे, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र अलाइड पावर, दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर्स। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, इटली था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था और ऑटोमन साम्राज्य था। अब हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपना ऑटोमन साम्राज्य चाहिए। ऑटोमन साम्राज्य, देखो बेटा, ऑटोमन साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। ऑटोमन साम्राज्य बहुत ही फेमस है। दुनिया में कितने कितने साम्राज्य हुए हैं, जैसे ऑटोमन साम्राज्य, जैसे चंगेज साम्राज्य, ये ऐसे बहुत विशाल क्षेत्र। ऑटोमन साम्राज्य पूरा मैं आपको बताऊं, आज का तुर्की, इसका तुर्की जो मेन था, इसका बॉस जो था वो तुर्की था। तुर्की हो गया, ईरान हो गया, बुल्गारिया हो गया, और जो है उस क्षेत्र के जितने, उस देश के उस क्षेत्र के जितने देश हैं वो सारे के सारे इसी के सदस्य ऑटोमन साम्राज्य के। अच्छा, अब होता क्या है, 1299 में ऑटोमन साम्राज्य की तुर्क जनजातियों के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अच्छा, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में ये बहुत ही महान साम्राज्य रहा। खलीफा इस साम्राज्य का मुखिया होता था, खलीफा इस साम्राज्य का मुखिया होता था, जो इसका सुल्तान भी होता था। खलीफा इसका मुखिया था और जो इसका क्या था, सुल्तान यानी बॉस भी था। सुल्तान मतलब दिल्ली सल्तनत के जैसे राज्य का प्रमुख होना। अच्छा, अब होता यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में इन मित्र राष्ट्रों ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह पराजित किया, और जो इनका बॉस था जर्मनी को बिठाया गया और उस पर बड़े बड़े सैंक्शन लगाए गए और खूब सारे पैसे उससे लिए गए। 50 लाख पाउंड के लगभग उससे उस दौर में लिया गया। मतलब जर्मनी को जितना ये लोग परेशान कर सकते थे उतना परेशान धुरी राष्ट्रों ने किया। अच्छा, अब इंग्लैंड ने ऑटोमन साम्राज्य को बुलाया, इधर आओ बेटा, तुम्हारे साथ भी हमें डिस्कशन करना है। इंग्लैंड क्या चाहता था कि इस ऑटोमन साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्से किए जाएं। जो इतना बड़ा राज्य है जिसमें फिलिस्तीन है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, मिस्र है, बुल्गारिया है, ये जो क्षेत्र हैं इसके छोटे छोटे हिस्से किए जाएं और हम सब लोग आपस में बांट लेंगे। दोबारा सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित किया। धुरी राष्ट्रों का बॉस था जर्मनी। वर्साई की संधि हुई और इस संधि के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर बड़ा फाइन लगाया गया, बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए गए और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य को ये जो मित्र राष्ट्र हैं वो छोटे छोटे भागों में बांटना चाहते थे। ये जो ऑटोमन साम्राज्य था इसका मुखिया खलीफा होता था, ये अपने देश का सुल्तान होता था। मित्र राष्ट्र चाह रहे थे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, इराक, मिस्र, इन क्षेत्रों पर हम अपना कब्जा कर लें, आपस में बांट लें। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि जो ये क्षेत्र थे वो ऐसे क्षेत्र थे, चाहे वो आपका इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, इन क्षेत्रों में कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थान भी थे, कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थान भी
थे। और जो मुस्लिम धार्मिक स्थान थे बेटा, जो मुस्लिम धार्मिक स्थान थे, डर ये था कि अंग्रेज ऐसा ना करें कि खलीफा का अधिकार इन मुस्लिम क्षेत्रों से समाप्त कर दें। अंग्रेज ऐसा ना हो खलीफा का साम्राज्य इस क्षेत्र से समाप्त कर दें। बस इसी के विरोध में पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो आंदोलन प्रारंभ हो गया। बस इसी के अंगेंस्ट पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत में भी ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत में खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों को भारतीय इतिहास में अली ब्रदर्स या अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये खिलाफत आंदोलन के प्रेरणा थे, ये खिलाफत आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। बेटा, इस आंदोलन को चलाने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। और बेटा, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक फेमस पुस्तक निकाली थी, एक फेमस पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था अल हिलाल। एक फेमस पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था अल हिलाल। अच्छा, इस आंदोलन में क्या हुआ था? इस आंदोलन में एक ही चीज़ को अपनाया गया और बड़े स्तर पर अपनाया गया, वो था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। खिलाफत आंदोलन में ये निर्णय लिया गया कि हम अगर कोई ऐसी वस्तु है जिस पर अंग्रेजी प्रतीक चिन्ह है, ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह है, इंग्लैंड का प्रतीक चिन्ह है, उसको हम नहीं खरीदेंगे, उसका बहिष्कार किया गया। और देखो बेटा, गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को एक अवसर की तरह लिया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उन्होंने इसे हिंदू और मुस्लिम एकता का एक उचित अवसर समझा। इसीलिए गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया खिलाफत आंदोलन में। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन। अगर आपसे कोई पूछे कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था या खिलाफत आंदोलन क्या था, तो आप ऐसे कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की में मुस्लिम धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया, ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारे का प्रयास किया, जिसके विरोध में भारतीय मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। शौकत अली और मोहम्मद अली इस आंदोलन के प्रमुख शौकत अली और मोहम्मद अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में अली बंधु या अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को चलाने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अल हिलाल नामक पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई। इस आंदोलन में जो काम था वो बहिष्कार था। इस आंदोलन में जो काम करना था वो बहिष्कार करना था, अंग्रेजी या विदेशी या इंग्लैंड की वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इस तरह ये था आपका खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी हिंदू और मुस्लिम एकता का एक अवसर समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब हम लोग कल की क्लास में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आपको कैसा लगा लाइक करें और सही लगा हो तो आप कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग असहयोग आंदोलन से दोबारा अपना टॉपिक जो है वो प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।